नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कन्हैया लाल कपूर की लिखी हास्य कहानी ट्यूटर। अगर इस लेख का शीर्षक ट्यूटर की जगह मैं हूं खाना बदोश या मैं हूं अपनी शिकस्त की आवाज होता तो भी ये नितांत उचित और उपयुक्त समझा जाता, क्योंकि एक ट्यूटर और खाना बदोश में ज्यादा अंतर नहीं होता। दूसरे, ये मुमकिन नहीं कि नाकाम आशिक और फटे हाल शायर के बाद ट्यूटर से बढ़कर कोई दूसरा व्यक्ति अपनी शिकस्त की आवाज आप हो। ट्यूटर शब्द थोड़ी सी व्याख्या चाहता है। अंग्रेजी जानने वाले सज्जन तो ट्यूटर के व्यक्तित्व से भली भांति परिचित हैं, पर उर्दू हिंदी जानने वाले सज्जन शायद इस शामत के मारे इंसान से अनभिज्ञ हैं। ट्यूटर उर्दू में मुअल्लिम और हिंदी में शिक्षक कहलाता है, पर एक मुअल्लिम या शिक्षक और ट्यूटर में उतना ही अंतर है जितना कि एक ढीली ढाली शलवार और एक चुस्त और कसी हुई पतलून में। बेचारा मुअल्लिम अरबी और फारसी का आलिम बूढ़ा और भोला इंसान है, जिसका अजीब गरीब हुलिया हर राह चलते को हंसने या कम से कम मुस्कुराने पर विवश कर देता है। इसके उलट ट्यूटर अत्यंत मंद गति से चलने वाला नौजवान है, जो आम आदमियों में इस तरह पहचाना जाता है कि वह एक टूटी फूटी साइकिल पर सवार होता है। उसकी पतलून में एक आध पैबंद लगा होता है और उसकी टाई शायर के उस शेर की याद दिलाती है जिसमें कहा गया है उस चार गिरह कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबां होना। चंद साल पहले की बात है। मैंने भी बेकारी से तंग आकर ट्यूटर का पेशा अपना लिया। ये वो समय था जबकि मेरे पांव में चक्कर था और जब मेरा प्यारा शगल लाहौर के कूचों और बाजारों में घूमना और ये सदा लगाना था, बेचते हैं इल्म, है कोई लेने वाला। मैं ये मानता हूं कि शुरू में मुझे इस पेशे के बारे में चंद बहुत रंगीन किस्म की गलत फहमियां थीं, जैसे ये कि मुझे रईसों और अमीरों की खूबसूरत लड़कियों को पढ़ाना होगा, अच्छा वेतन मिलेगा, मेरे लिए रोज मोटर भेजी जाएगी। पर जल्द ही ये सारे मनोहर सपने पानी के बुलबुलों से भी गए बीते साबित हुए। मेरी पहली ट्यूशन की दास्तान यूं शुरू होती है। एक दिन मैंने किसी अंग्रेजी अखबार में पढ़ा, राय बहादुर फकीर चंद को अपनी लड़की के लिए एक ट्यूटर की जरूरत है। लिखा था, उम्मीदवार कोठी पर मुलाकात करें, पता 21 गॉफ रोड। चुनाचे मैं भी किस्मत आजमाने के लिए सुबह तड़के गॉफ रोड की तरफ चल पड़ा। जब अनेक बाजार, सड़कें, बाग पार करने के बाद गॉफ रोड नजर न आई तो मैंने बड़ी घबराहट की हालत में हर आने जाने वाले से पूछना शुरू किया, क्यों साहब, आप मुझे 21 गॉफ रोड का पता बता सकते हैं? लेकिन किसी भले आदमी को 21 गॉफ रोड का पता मालूम न था। सोचा रास्ते से भटक गया हूं और लौट चलूं कि इतने में एक मोड़ के पास एक कमजोर से आदमी ने साइकिल से उतरकर बड़े मरे हुए स्वर में मुझसे पूछा, क्यों साहब, आप मुझे 21 गॉफ रोड का पता बता सकते हैं? मैंने भेद भरे स्वर में कहा, आपको राय बहादुर फकीर चंद के यहां जाना है? अजनबी एक सूखी हंसी हंसा। आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा, क्योंकि मुझे भी वहीं जाना है। अखा, उसने कहा, तो आप ट्यूटर हैं? हम दोनों ने हाथ मिलाया और ठहाका मारकर हंसे। अब हम दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या राय बहादुर फकीर चंद को सिवाय 21 नंबर गॉफ रोड के और कहीं जगह न मिली कि वो कोठी बना सकते, कि तभी एक तीसरा नौजवान हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। छूटते ही उसने पूछा, क्यों साहब, 21 गॉफ रोड किधर है? हम दोनों ने अनायास कहा, आपको राय बहादुर फकीर चंद के यहाँ जाना है। वह कुछ घबराया, पर जब हम हंसने लगे तो वह हमारी बात समझ गया और अब मोड़ पर हम 3 ट्यूटर खड़े थे। हमने प्रस्ताव रखा कि हम इस मोड़ पर चंद मिनट और ठहरें
ताकि अपनी बिरादरी के कुछ और लोगों को अपने साथ लेकर एक जुलूस के रूप में राय बहादुर के घर पर चलें। कुछ ही देर में उस मोड़ पर ट्यूटरों की एक भीड़ इकट्ठी हो गई। ऐसा लगता था कि लाहौर के हर पढ़े लिखे आदमी ने ट्यूटर का पेशा अपना रखा है। उस भीड़ में हर तरह के लोग शामिल थे, प्रोफेसर, वकील, क्लर्क, बेकार। चुनाचे अब हम जिस साइकिल सवार को अपनी तरफ आता देखते, उससे पूछते, क्या आपको 21 गॉफ रोड जाना है, और उसे अपने जुलूस में शामिल कर लेते। 10-15 मिनट के बाद हम ट्यूटरों की एक अच्छी खासी भीड़ राय बहादुर की कोठी में दाखिल हुई। देखने में यद्यपि हम सब अलग थे, पर बहुत सी बातों में एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते थे। जैसे घबराहट, परेशानी और बदहाली सबके चेहरों से टपकती थी। जेबें सबकी खाली, साइकिलें सबकी पुरानी, निगाहें सबकी भूखी और उदास। राय बहादुर ने ट्यूटरों के स्वागत के लिए एक खास कमरे में इंतजाम कर रखा था, जिसमें 2 क्लर्क सिर्फ इस काम के लिए बैठाए गए थे कि हर एक ट्यूटर का नाम, शिक्षा, अनुभव और सर्टिफिकेटों की तादाद वगैरह नोट करें। इसके बाद एक एक करके हर ट्यूटर को राय बहादुर के पास मुलाकात के लिए भेजें। लगभग 3 घंटे के बाद मेरी बारी आई। राय बहादुर फकीर चंद ने एक छिछलती निगाह से मेरा निरीक्षण किया और कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने मुझसे 3 बातें पूछी। आपकी शादी हो चुकी है? जी नहीं। आपने पहले भी किसी लड़की को पढ़ाया है? जी नहीं। आप मेरी लड़की को बीए पास कराने की गारंटी दे सकते हैं? जी नहीं। आप बाहर जाएं, मेरे पास ऐसे ट्यूटरों के लिए कोई जगह नहीं। मैं माथे से पसीना पोंछता हुआ बाहर आया और बिना किसी से बात किए साइकिल पर सवार होकर हवा हो गया। चंद दिन की दौड़ धूप के बाद मुझे खबर मिली कि चौधरी वहाबदीन के यहाँ ट्यूटर की जगह खाली है। चौधरी साहब को ऐसे ट्यूटर की जरूरत थी जो उनकी 3-4 लड़कियों को 3-4 घंटे रोज पढ़ा सके। एक दोस्त के जरिए मैंने चौधरी साहब से मुलाकात का इंतजाम किया। जब उनकी कोठी पर पहुंचा तो देखा कि चौधरी साहब पलंग पर लेटे हैं। इर्द गिर्द चापलूसों की भीड़ है। फर्श पर 10-12 उर्दू की पत्र पत्रिकाएं बिखरी पड़ी हैं और कोने में एक कुत्ता सिसक रहा है। चौधरी साहब की उम्र कोई 50-60 बरस की होगी। रंग काला भुजंग, चेहरे पर रौब, आवाज में कड़ापन और हाथों में कंपन। मैंने सलाम किया और अपने दोस्त की सिफारिशी चिट्ठी उनके सामने रख दी। चिट्ठी को पढ़कर चौधरी साहब ने कहा, देखो साहबजादे, मुझे तुम्हारी लियाकत से ज्यादा तुम्हारी शराफत की जरूरत है। लड़कियों को पढ़ाना है, इसलिए बड़ी ही जिम्मेदारी का काम है। जी हाँ, एक चापलूस ने कहा, ये कोई लड़कों को थोड़े ही पढ़ाना है। मैंने जवाब में कहा, जनाब, मैं आपको अपनी शराफत का किस तरह यकीन दिलाऊं, सिवाय इसके कि 100 पीढ़ियों से शरीफ चला आता हूं, और अगर इसके बावजूद कहीं कोई शरारत बाकी रह गई थी तो उसे भूख और बेकारी ने जड़ से उखाड़ दिया है। चौधरी साहब ने दूसरी बात वेतन के बारे में पूछी। मैंने 50 रुपये मांगे। 50 रुपये का नाम सुनकर चौधरी साहब पलंग पर उठकर बैठ गए। 2-3 बार लाहौल पढ़ा। इसके बाद बड़ी व्यंग्य भरी मुद्रा में कहने लगे, अरे इस छोकरे की तरफ तो देखो, सिर्फ 4 घंटे पढ़ाना है और 50 रुपए माहवार मांगता है। एक चापलूस बोला, बाबू साहब, क्या दिमाग चल गया? दूसरे ने कहा, मियाँ, होश की दवा लो, 50 रुपये में तो बड़े से बड़ा प्रोफेसर मिल सकता है। तीसरे ने कहा, अजी चौधरी साहब, याद है आपको वह छोकरा जो पिछले साल आपके यहाँ पढ़ाने आता था? कितना शरीफ था बेचारा। 5 घंटे पढ़ाता, इसके बाद आपके सारे खत टाइप करता, उसके बाद बच्चों को सैर कराने ले जाता, उसके बाद। चौधरी साहब ने सिर खुजाते हुए कहा, हाँ, उसके बाद मुझे अखबार पढ़कर सुनाता
मेरे लिए अंग्रेजी में स्पीचें लिखता और कभी कभी तो मेरी गाड़ी तक हाँक देता था। और इन सब बातों के बावजूद, चौधरी साहब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तनख्वाह क्या लेता था? सिर्फ 30 रुपए। मैंने बड़ी गंभीरता से कहा, मैं उस नौजवान की हिम्मत की दाद देता हूं, मगर 30 रुपए में मैं, अच्छा हम 40 रुपए दे देंगे। चौधरी साहब ने मेरी बात काट कर कहा, ज्यादा तकरार मत करो, कल से पढ़ाना शुरू कर दो। इस फैसले के बाद चौधरी साहब ने एक नौकर को बुलाया और कहा कि वह मुझे जनान खाने में दाखिल होने के तरीके समझा दे। उस नौकर से मालूम हुआ कि जनान खाने के बाहर एक छोटी सी घंटी है जिसको आकर ट्यूटर बजाता है। इस घंटी की आवाज सुनकर एक नौकरानी बाहर आती है जो ट्यूटर को अंदर ले जाती है। पढ़ने के कमरे में एक घंटी रखी है जिसको ट्यूटर बजाता है। इसका मतलब ये होता है कि पढ़ने वालियां पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। फिर नौकरानी अंदर जाकर लड़कियों को साथ लाती है और जब तक ट्यूटर पढ़ाता रहता है वह नौकरानी ट्यूटर की गतिविधि का ध्यान रखती है। साथ ही पता चला कि चौधरी साहब ने हर विषय के लिए अलग अलग ट्यूटर रख छोड़े हैं, यानी घर में अच्छा खासा स्कूल चलता है। लड़कियां बारी बारी हर एक ट्यूटर से विभिन्न विषय पढ़ती हैं। सारे ट्यूटर एक समय पर आते और जाते हैं। मुझे बताया गया कि मैं कल दोपहर को 1 बजे जब दूसरे ट्यूटर आते हैं पहुंच जाऊं। दूसरे दिन मैं ठीक समय पर पहुंच गया। दूसरे ट्यूटरों से मुलाकात की। उनमें से एक मौलवी साहब थे जो फारसी के ट्यूटर थे, एक पंडित जी हिसाब पढ़ाते थे, एक मास्टर जी इतिहास और भूगोल पढ़ाते थे। जैसे ही हम नौकरानी के साथ जनान खाने में दाखिल हुए, 2-4 लौंडियों ने चिल्लाना शुरू किया, बीबी पर्दा, मास्टर लोग आ गए, बीबी पर्दा, अजमत बीबी पर्दा, रिफत बीबी पर्दा, बड़ी बेगम पर्दा, मास्टर लोग आ गए। वो इस जोश से चिल्ला रही थी मानो मास्टर लोग उठाई गिरे या डाकू हैं। पढ़ाने के कमरे में 4 कोनों पर 4 मेजें थीं, जिनके सामने 2-2 कुर्सियां रखी थीं। दीवारों पर अनेक नक्शे लटके हुए थे और हरेक मेज पर अलग अलग विषय की किताबें पड़ी थीं। पढ़ाने का पहला दिन मुझे अच्छी तरह याद है। हम सब ने अपनी अपनी मेज पर रखी हुई घंटी को बजाया। नौकरानी अंदर गई और चिलमन के पीछे कुछ खुसुर फुसुर शुरू हुई। कुछ इस किस्म की आवाजें सुनाई दी, तुम पहले चलो, तुम चलो, चलो भी ना। इसके बाद एक लाइन में 4 नौजवान लड़कियां कमरे में दाखिल हुईं। उनमें से एक मेरी तरफ बढ़ी। उसकी अर्धनग्न वेशभूषा, अधखुली आंखें, उसका सरका हुआ आंचल जो कमर के निकट आ गया था, देखकर मुझे फुरहरी सी आई और इससे पहले कि मैं शायर की तरह पुकार उठूं, सागर को मेरे हाथ से लेना कि चला मैं। श्रोताओं, यहाँ सागर अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है ग्लास। कि एकदम मेरी नजर नौकरानी पर पड़ी जिसकी आंखें शोले बरसा रही थीं। मैं झट संभल गया। दूसरे ही क्षण वह खूबसूरत लड़की मेरे सामने कुर्सी पर तनकर बैठी हुई थी और बड़ी उपेक्षा से मेरी तरफ देख रही थी। अगर मैं ये कहूं कि उसे पहली नजर में ही मुझसे नफरत हो गई तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। 2 ही मिनट पढ़ने के बाद वह मुंह फेर कर दरवाजे की ओर ताकने लगी। मैंने कहा, जरा ध्यान दीजिए, कहानी की भूमिका तो आपने सुन ली, अब व्याख्या सुनिए। उसने उसी तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपके पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं। ये कहकर वह उठी और चिलमन के पीछे गायब हो गई। कुछ देर के बाद दूसरी लड़की अंग्रेजी पढ़ने आई। 5 मिनट पढ़ने के बाद उसने कहा कि कल उसने पियानो पर एक नई धुन सीखी है जिसका अभ्यास वह अंदर जाकर करना चाहती है। ये कहकर वह भी अंदर चली गई। तीसरी लड़की ने पढ़ने से पहले मुझे बताया कि उसका पढ़ने को जी नहीं चाहता। चौथी ने कहा कि उसके सिर में दर्द है। अब हम पढ़ाने के कमरे में 4 बेकार ट्यूटर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। चंद मिनट बैठने के बाद हम चले आए।
दूसरे दिन भी लगभग वही पहले दिन वाला मामला पेश आया। तीसरे दिन एक नई मुसीबत हो गई। चारों पढ़ने वालियां हमसे रूठ गईं। अब हम एक एक को मना रहे थे। मौलवी साहब कह रहे थे, बीबी तनवीर, अब मेरा कहना मान लो और पढ़ो। और बीबी तनवीर सिर हिलाकर कह रही थी, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। पंडित जी कह रहे थे, लो जुबैदा, अब गुस्सा थूक दो। मैं कह रहा था, बीबी नरगिस, जाने भी दो, मान भी जाओ। और मास्टर जी कह रहे थे, अच्छा अनवर, छोड़ो भी अब पिछली बातें। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि कामयाब ट्यूटर वह नहीं जो सबसे अच्छा पढ़ा सके, बल्कि वह है जो सबसे ज्यादा नाज उठा सके। बड़ी मुश्किल से हमने तनवीर, नरगिस, जुबैदा और अनवर को पढ़ने पर राजी किया। चंद दिन आराम से गुजरे। एक दिन मैंने नरगिस को इस बात पर डांटा कि वह अंग्रेजी में निबंध क्यों लिखकर नहीं लाई। मेरा ये कहना था कि वह नाराज होकर अंदर चली गई। मैंने नौकरानी को बुलाने के लिए अंदर भेजा। उसने कहला भेजा कि हम ऐसे ट्यूटर से पढ़ने के लिए तैयार नहीं जिसे बात करने की भी तमीज नहीं। उससे अगले दिन वह पढ़ने को न आई। उसकी जगह चौधरी साहब आए और आते ही उन्होंने कहा कि मैं नौकरी से अलग कर दिया गया हूं क्योंकि नरगिस के ख्याल में मुझे पढ़ाना नहीं आता। अब फिर मैं ट्यूशन की तलाश में परेशान रहने लगा। सौभाग्य से एक हिंदू ठेकेदार के यहाँ एक ट्यूटर की जरूरत थी। उनकी लड़की को, जो एफए में पढ़ती थी, अंग्रेजी और उर्दू पढ़ाना था। मुझे इस शर्त पर ट्यूटर रखा गया कि मैं लड़की को उसकी माँ या पिता के सामने ही अंग्रेजी पढ़ाऊं। पहले दिन जितनी देर मैं पढ़ाता रहा, लड़की की माँ पुलिस अफसर की तरह लड़की की कड़ी निगरानी करती रही। हर 2 मिनट के बाद वह पुकार उठती, शीला, सिर पर कपड़ा लो। शीला, हंसो नहीं। शीला, आंखें नीची करो। शीला, उनके मुंह की तरफ क्या देख रही हो। और बेचारी शीला का मुंह हर बार शर्म से लाल हो जाता। दूसरे दिन शीला के पिता पधारे। जिस समय मैं पढ़ाकर वापस जाने लगा, आप मेरे साथ हो लिए। रास्ते में कहने लगे, आप नंगे सिर ना आया करें। मेरा मतलब है कि आजकल सर्दी काफी है और आपके बीमार होने का डर है। मैंने कहा, बहुत अच्छा। एक बात और, लाला जी ने कहा, आप सिर में खुशबूदार तेल न लगाया करें। मेरा मतलब है कि आप गरीब आदमी हैं और आपको इस किस्म की फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। और अब सिर्फ एक बात और, वह ये कि आप पान मत खाया करें। मेरा मतलब है कि इससे दांत खराब हो जाते हैं। मैंने मन में कहा कि आपका जो मतलब है वह मैं अच्छी तरह जानता हूं, मगर खैर। सारांश ये कि इस तरह कोई 2 हफ्ते पढ़ाता रहा। अब गद्य की किताबें खत्म हो गई थीं और मुझे अंग्रेजी कविता की किताब और उर्दू में गालिब का दीवान पढ़ाना शुरू करना था। एक दिन लाला जी बैठे थे, मैं पढ़ा रहा था। मैंने अंग्रेजी कविता की व्याख्या शुरू की। शायर कहता है, औरतें हमेशा बेवफा होती हैं। लाला जी कुर्सी से उछल पड़े, कहने लगे, ये आप क्या पढ़ा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। मैंने कहा, जनाब, ये शायर कह रहा है, ये मेरी निजी राय नहीं है। लाला जी ने हुक्म दिया, ये कविता मत पढ़ाइए, इससे अगली कविता पढ़ाइए। बहुत अच्छा, मैंने कहा और अगली कविता पढ़ाने लगा। शायर कहता है, खूबसूरत औरतों, सर्द आहें मत भरो क्योंकि मर्द हमेशा बेवफा होता है। लाला जी ने चौंक कर कहा, यह कविता भी मत पढ़ाइए, आगे चलिए। मैंने कहा, शायर कहता है, हुस्न 2 दिन की चीज है, इसलिए ए नौजवान लड़कियों, जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। लाला जी गुस्से से लाल पीले हो गए। क्या इस किताब में खुराफात के सिवा और कुछ नहीं? आप ये किताब मत पढ़ाइए, उर्दू पढ़ाइए। मैंने गालिब का दीवान पढ़ाना शुरू किया। सोहबत में गैर की न पड़ी हो कहीं ये खूं, देने लगा है बोसा बगैर इल्तिजा किए। लाला जी ने चिल्लाकर कहा, ऐसे शेर मत पढ़ाइए। मैंने दूसरी गजल निकाली। हमसे खुल जाओ बवक्ते मैं परस्ती एक दिन। यह गजल भी मत पढ़ाइए।
मैंने तीसरी गजल का शेर पढ़ा। दिखा के जुम्बिशे लब ही तमाम कर मुझको, न दे जो बोसा तो मुंह से कहीं जवाब तो दे। लाला जी ने गालिब का दीवान मेरे हाथ से छीन लिया और कहने लगे, क्या अंग्रेजी और उर्दू शायरी में सिवाय इश्कबाजी के और कुछ नहीं? मैं आज ही यूनिवर्सिटी को चिट्ठी लिखूंगा कि ये कैसी गंदी कविताएं कोर्स की किताब में शामिल कर रखी हैं। इसके बाद उन्होंने लड़की को अंदर जाने को कहा और मुझसे कहने लगे, ये ठीक नहीं मालूम होता कि आप इस तरह की कविताएं मेरी लड़की को पढ़ाएं, खासकर जबकि वह जवानी की मंजिल में कदम रख चुकी है। मैं किसी लेडी ट्यूटर का इंतजाम करूंगा। आपको बुरा तो मालूम होगा, मगर मैं मजबूर हूं। इसी सिलसिले में उन्होंने मुझे कुछ किस्से ऐसे ट्यूटरों के भी सुनाए जो अपनी शिष्याओं को भगा ले गए और आज तक उनका पता नहीं चलता, और कहा, यद्यपि आप इस किस्म के आदमी नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है। फिर मेरी फीस का हिसाब चुकाया और मुझे विदा किया। कुछ हफ्ते बेकारी की जिंदगी बिताने के बाद मुझे एक प्रतिष्ठित मुसलमान घराने में ट्यूशन मिल गई। यहां भी एक शर्त पर पढ़ाना था, वह ये कि लड़की पर्दे में पढ़ेगी। मेरा ख्याल था कि लड़की बुर्खे में बैठकर पढ़ेगी, मगर ये ख्याल गलत निकला। लड़की के बाप चूंकि पुराने ख्याल के आदमी थे, इसलिए वो बुर्खे को ही काफी नहीं समझते थे। उन्होंने एक कनात लगा रखी थी, जिसके एक तरफ लड़की बुर्खे में नौकरानी के साथ बैठती और दूसरी तरफ मैं बैठता। नियत समय पर मैं कनात के सामने बैठ जाता और नौकरानी अंदर से पुकारती, मास्टर जी आदाब अर्ज, वो आ गई हैं, आप पढ़ाना शुरू करें। और मैं कनात को संबोधित करके कहता, सुनिए, कल मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियर ने कुल 37 ड्रामे लिखे, इत्यादि इत्यादि। अंदर से आवाज आती, जी हाँ जी। कभी कभी ऐसा होता कि नौकरानी साथ न आती। उस हालत में मुझे ये पता लगाना मुश्किल होता कि कनात की दूसरी तरफ वो आ गई हैं या नहीं। मुसीबत ये थी कि वो कभी मुझे अपने आने की सूचना न देती और मुझे उनके आने का पता उनकी चूड़ियों की खनक या पांव की चाप से मिलता। कभी कभी पांव की चाप बड़े भ्रम में डाल देती, यानी मैं कहता, आप आ गई हैं, और अंदर से आवाज आती, नहीं जी, ये तो मैं हूं, करीम बख्श, कुर्सी झाड़ रहा हूं। ये पर्दा जहां मुसीबत था वहां राहत भी, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत आसानी होती। मैं शब्दकोश, किताबों की कुंजियां इत्यादि अपने साथ ले जाता और उनमें से देख देख कर पढ़ाए जाता। एक बात जो मुझे परेशान करती वह ये थी कि जिस दिन नौकरानी साथ न आती, वो मुझसे अजीब अजीब सवाल करती। एक दिन मैं जॉन कीट्स की कविता पढ़ा रहा था। उसमें एक जगह कहा गया था, मैंने उसके 4 चुंबन लिए और फिर वह सो गई। एकदम उन्होंने कनात की दूसरी तरफ से पूछा, जी ये 4 प्यार क्यों लिए गए, 5 क्यों नहीं? मैंने कहा, 4 चुंबन काफी हैं। उन्होंने पूछा, और अगर 5 होते? मैंने कहा, तो फिर आप ये कहती कि 6 क्यों नहीं? इस पर वो हंसने लगी। कभी कभी वो सेक्स के विषय पर इस बेबाकी से बातें करती कि मुझे डर लगने लगता, जैसे ये कि सभी शायर आशिक मिजाज क्यों होते हैं? क्या सचमुच इंग्लैंड की हर एक लड़की को लॉर्ड बायरन से मोहब्बत थी? मिल्टन इतना साधु और चरित्रवान था, फिर उसने 3 शादियां क्यों की? उस लड़की को मैंने 3 माह पढ़ाया, मगर मुझे ऐसा लगता था कि मैं 3 महीने एक कनात को पढ़ाता रहा हूं। आखिर किसी तरह उस ट्यूशन से छुटकारा मिला। इसके बाद मुझे एक हिंदू राय साहब के इकलौते लड़के को पढ़ाना पड़ा। ये लड़का गवर्नमेंट कॉलेज में बीए में पढ़ता था। राय साहब से मैं उनकी कोठी पर मिला। आपने मुझे देखते ही पूछा, आप बीमार हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं बेकार हूं। कहने लगे, तो ये आपने अनाथों की सी शक्ल क्यों बना रखी है? और क्या आपके पास इतने पैसे भी नहीं कि बाल बनवा सकते? और फिर इतनी लंबी दाढ़ी रखने से क्या फायदा है? इस ठाठ से आप रईसजादों को पढ़ाएंगे? उफ, क्या बेरौब चेहरा है। मैंने अर्ज किया, जनाब, मेरी दाढ़ी या कपड़ों को तो पढ़ाना नहीं है, इसलिए उनकी फिक्र न करें। हाँ,
अगर आपको मेरी योग्यता में कोई शक हो तो उसे मैं दूर कर सकता हूं। कहने लगे, सिर्फ योग्यता और प्रतिभा किस काम की? मुझे तो ऐसा ट्यूटर चाहिए जो मेरे लड़के को आचार व्यवहार सिखा सके, जिंदगी की हर उलझन में उसको रास्ता दिखा सके। मैंने ये समझकर कि मेरी दाल यहां न गलेगी, आखिरी हरबा इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। मैंने कहा, मैं इससे पहले भी रईसजादों को पढ़ाता रहा हूं। आप मेरे बारे में चौधरी वहाबदीन से पूछ सकते हैं। चौधरी वहाबदीन का नाम सुनकर वो पसीजे और कहने लगे, अच्छा, कल से मदन को पढ़ाना शुरू कर दो। मिस्टर मदन, जिनका पूरा नाम मिस्टर मदन मोहन था, उन रईसजादों में से थे जिन्हें पढ़ने लिखने से नफरत और कुत्तों और लड़कियों से मोहब्बत होती है। वे बड़े सुंदर, कोमल और खाने पहनने के शौकीन विद्यार्थी थे, और सच तो ये है कि विद्यार्थी काहे के अच्छे खासे लॉर्ड बायरन थे। उनका प्रिय शौक हसीन लड़कियों को अपने जाल में फंसाना था। चुनांचे जितनी भी लड़कियां उनकी कोठी के आसपास रहती थीं, उन सब पर आपका दांत था। जिस वक्त मैं पढ़ाना शुरू करता, वो अपने किसी ताजा रोमान का किस्सा छेड़ देते। कभी कभी किताब मेरे हाथ से छीनकर जमीन पर पटक देते और कहते, अजी मास्टर जी, छोड़िए इस बकबक को। हर रोज वही बायरन, वही शैली। क्यों ना हम और तुम खुद बायरन और शैली बने? और फिर, मास्टर जी सच बताइए, क्या आपने भी कभी मोहब्बत की है? फिर खुद ही कहते, मगर आपसे मोहब्बत करेगा कौन? सूख कर तो आप कांटा हो रहे हैं, बिल्कुल मजनू की तरह। मगर मजनू से तो लैला को मोहब्बत थी। मास्टर जी, आपसे किसी लैला को मोहब्बत है? अच्छा, भला कोई अच्छा सा शेर सुनाइए, निहायत खूबसूरत शेर। क्या कहा? आपको कोई शेर याद नहीं? कितने खुश आदमी हैं आप। सुनिए, मैं आपको शेर सुनाता हूं। दाग देहलवी का शेर है। फिर एक बाजारी सा शेर सुनाकर पूछते हैं, क्यों, पसंद आया? अच्छा, तो आप प्लाजा में कौन सी पिक्चर है? चलेंगे आप? गाड़ी मंगवाऊं? मेरे इम्तिहान की फिक्र ना करें, सब परीक्षक जाने पहचाने हैं। हर साल रिश्वत या असर से मैं पास हो ही जाता हूं। और इसके पहले कि मैं कुछ कहता, वो घसीट कर मुझे प्लाजा ले जाते। लगभग सारा वक्त इसी तरह की बातों में नष्ट हो जाता, पर क्योंकि मुझे उचित वेतन मिल रहा था, इसलिए मैं इसकी कोई चिंता न करता। मेरी सबसे आखिरी ट्यूशन एक खासी मुसीबत साबित हुई। दुर्भाग्य से मुझे एक ऐसे बनिए के लड़के को पढ़ाना पड़ा जो स्वयं कंजूस और जिसका लड़का अत्यंत मूढ़ था। लड़के की बुद्धि का ये हाल था कि यद्यपि वह एफए में पढ़ता था, उसे ये पता न था कि ग्रेटा गार्बो मर्द है या औरत, और सैन फ्रांसिस्को किसी शहर का नाम है या किसी आदमी का। मैं उसे जो कुछ पढ़ाता वह उसका बिल्कुल उल्टा मतलब समझता। जैसे मैं अगर कहता कि दुनिया में बहुत से भेड़िए इंसानों के लिबास में फिरते दिखाई देते हैं, तो वह कहता, आपका मतलब है कि दुनिया में हर आदमी भेड़िया है? अगर मैं उसे ये समझाने की कोशिश करता कि सूरज एक जगह रहता है और पृथ्वी घूमती है, तो वह उसका ये मतलब निकालता कि पृथ्वी जड़ है और सूरज घूमता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि किसी चीज को उसके दिमाग में धंसाने का सिर्फ यही तरीका है कि वह चीज उसकी खोपड़ी पर रख दी जाए और उस पर हथौड़े से चोटें लगाई जाएं। ये बनिया रुपये पैसे के मामले में बहुत चालाक था। जब महीना खत्म होता तो हिसाब चुकाते समय वह कोई न कोई कारण दिखाकर लगभग 1 हफ्ते का वेतन जरूर काट लेता। कभी इसलिए कि मुझे 2-3 दिन जुकाम की शिकायत रही थी, जिसके कारण मैं उसके लड़के को अच्छी तरह पढ़ाता नहीं रहा। कभी इसलिए कि फरवरी के 28 दिन होते हैं। मैंने 28 दिन लड़के को पढ़ाया है, इसलिए 30 दिन के बदले 28 दिन की तनख्वाह मिलेगी। कभी कहता कि 2 दिन आपने 1 घंटे की जगह 55 मिनट पढ़ाया था, इसलिए आपके 10 मिनट के पैसे मैंने काट लिए हैं। दूसरी कोफ्त उस बनिए के घर ये थी कि वह लगभग 3 दर्जन बच्चों का बाप था। जिस समय मैं उसके बड़े लड़के को पढ़ा चुकता, उन लड़कों की माँ अपने सभी छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास भेज देती
कि चलते चलते मैं उनको एक आध बात समझाता जाऊं। चुनांचे वो तरह तरह के फिजूल सवालों से मेरा दिमाग चाटते रहते। मास्टर जी, नादिर शाह किसका बेटा था? मास्टर जी, स्पेन की राजधानी का क्या नाम है? मास्टर जी, अगर 2 आने 3 पाई का एक खरगोश आए तो 15 आने 9 पाई के कै खरगोश आएंगे? मास्टर जी, इस्तकलाल और इस्तकबाल में क्या फर्क है? इस किस्म के सवाल सुनकर मैं कबाब हो जाता और मेरे जी में आता कि इनमें से एक आध का गला घोंटकर कहीं भाग जाऊं। अजीब मुसीबत में जान थी कि एकदम नसीब ने पलटा खाया। मुझे स्थानीय कॉलेज में नौकरी मिल गई और बनिए तथा ट्यूशन से छुटकारा। लेकिन यद्यपि अब मैं ट्यूटर नहीं रहा, फिर भी कभी कभी सपने में अपने को छोटे छोटे काले कलूटे बच्चों में घिरा हुआ पाता हूँ। इनमें से एक पूछता है, मास्टर जी, नादिर शाह किसका बेटा था? दूसरा कहता है, अगर 2 आने 3 पाई का एक खरगोश आए तो 15 आने 9 पाई के कै खरगोश आएंगे? श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कन्हैया लाल कपूर की लिखी हास्य कहानी ट्यूटर। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।